हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल क्यूट मॉक पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एजुकेटर। अभी तक हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में द फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में कवर करा था हमने कांग्रेस एंड इट्स परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कांग्रेस, उसका जो डोमिनेंस था उसका नेचर क्या था, एंड वी विल स्टडी अबाउट कांग्रेस एज आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोलिशन। सो सीधा टॉपिक पर आते हैं, द नेचर ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। सो वी नो दैट कि कांग्रेस पार्टी 1885 में इंडिया में बन गई थी एंड ये फर्स्ट 3-4 जनरल इलेक्शंस में बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। यही हमारी रूलिंग पार्टी होती है, वो भी उसको प्रॉपर मेजोरिटी मिलती है लोकसभा के इलेक्शंस में। सो ये जो डोमिनेंस कांग्रेस एंजॉय कर रही थी, इसका रीजन क्या था ये जानते हैं। उस टाइम पर 1950s, 1960s, 1970s के अराउंड जब कांग्रेस इंडियन पॉलिटिक्स में अपना दबदबा दिखा रही थी, उस टाइम वर्ल्ड में और ऐसी कई सारी कंट्रीज थी जहां पर अलग अलग पार्टी डोमिनेट कर रही थी इलेक्शंस में, बट वहां पे डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करा जा रहा था। कई सारी ऐसी कंट्रीज थी जहां पे इलेक्शंस रिग्ड कर दिए जाते थे, या तो फिर वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ नहीं करता था किसी और पार्टी को पावर में आने के लिए। सो इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इलेक्शंस होते थे वहां पे डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करा जाता था, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस की जो विक्ट्री थी वो बहुत ही जेन्युइन थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते थे, हर सीट पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छे खासे कैंडिडेट्स होते थे इलेक्शंस के लिए, एंड कांग्रेस को उसके बावजूद विक्ट्री मिल जाती थी एंड कांग्रेस वाज एबल टू गेट कम इनटू द पावर। सो ये जो डोमिनेंस कांग्रेस एंजॉय कर रही थी फर्स्ट फ्यू इलेक्शंस में, इट वाज वेरी सिमिलर टू द डोमिनेंस व्हिच अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंजॉयड ड्यूरिंग द अपार्थाइड। ऑलराइट, अब जानते हैं उन कॉजेस के बारे में जो कांग्रेस के डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। सो ये जो टॉपिक है हमने हमारे पिछले वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस करा है। सो यहाँ पर हम एक बार बस इसका ब्रॉड व्यू कवर करेंगे। सबसे पहले पार्टी हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। सो इसलिए लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता था। इट वाज द ओनली पार्टी देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ऑलरेडी ये बहुत पुरानी पार्टी थी, 1885 में बनी हुई थी। ऑलमोस्ट इसको 70-80 साल हो गए थे जब इलेक्शंस इंडिया में स्टार्ट होते। इसकी वजह से इसका ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री में फैला हुआ था। द पॉपुलर एंड करिज्मेटिक लीडर्स जो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एक्सेट्रा, ये सारे कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे, कांग्रेस पार्टी को ही बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से कांग्रेस का इलेक्शंस में बहुत ही अच्छी विक्ट्री पाना बहुत ही लाजमी था। नेक्स्ट, इट वाज एन ऑल इंक्लूसिव सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। बेसिकली इस चीज को हम डिटेल में आज इस लेक्चर में कवर करेंगे, तो इस पॉइंट को आगे बढ़ते हैं डिटेल में। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ द पार्टी इवन एट ग्रास रूट लेवल्स, कि कांग्रेस जो विलेजेस हैं, जो टाउन्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज अगर उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, तो बेसिकली छोटे से छोटे कस्बे, गांव, कूचो, हर जगह कांग्रेस पार्टी का नाम लोगों को पता था। इसके एक्टिव मेंबर्स छोटे छोटे विलेजेस में भी थे। लास्ट, द नेचर ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया, FPTP, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। ये हमने भी पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करा है। जिसको भी FPTP के बारे में जानना है सो वो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का लेक्चर 2 देख सकता है, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। So now let us discuss about the type of one party dominance in various countries of the world. चाइना, क्यूबा एंड सीरिया, ये हमारी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां का कॉन्स्टिट्यूशन ही सिर्फ एक सिंगल पार्टी को अलाउ करता है कंट्री को रूल करना। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। क्यूबा की बात करें तो यहाँ पे एक सिंपल सा डिक्टम फॉलो करा जाता है, वन स्टेट वन पार्टी। तो यहाँ पे भी एक सिंगल पार्टी जो क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी है वो रूल करती है। एंड सीरिया की बात करें तो सीरिया के भी अंदर सिर्फ जो वहां की बाथ पार्टी थी उसको अलाउड था कि वो कंट्री को रूल कर सकती है, बट 2012 में सीरिया में के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स आए जिसके वजह से वहां पे और भी पार्टीज को अब अलाउड है कि वो अपनी वो पावर में आने के लिए इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिट्रिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे वन पार्टी ही रूल करती है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ लीगल या मिलिट्री मेजर्स। या तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अलाउ कर रहा है, या तो वहां का लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, या तो वहां पे मिलिट्री का रूल आ जा रहा है, वहां की मिलिट्री का कुछ ऐसा दबदबा है जिसके वजह से ये चार कंट्री में सिर्फ एक पार्टी जो है वही अपना डोमिनेंस दिखा रही है, वही वहां पे रूल कर रहे हैं। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट मेक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान, सो ये सारे भी वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स होते थे कुछ साल पहले तक, बट अब ऐसा नहीं है। So let us discuss in detail about the case of Mexico, जहां पे वन पार्टी डोमिनेंस एक्सपीरियंस तो करा गया था लेकिन बहुत ही नेगेटिव वे में, डेमोक्रेसी के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के बाद। सो बेसिकली होता क्या है मेक्सिको में कि वहां पे 1929 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम है नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, एंड इसका नाम बाद में रीनेम कर दिया जाता है एज द इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसको स्पेनिश में PRI कहते हैं, एंड ये ऑलमोस्ट 6 डेकेड्स तक, 60 साल तक ये मेक्सिको के अंदर अपनी गवर्नमेंट को रन करती है। अब ये जो पार्टी थी ये मैक्सिकन रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती थी, एंड PRI या तो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो थी इसके अंदर भी अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग बिलोंग करते थे, चाहे लीडर्स हो, मिलिट्री लीडर्स हो, लेबर्स हो, पीजेंट्स हो, वो सारे ही इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के पार्ट थे। ऑलराइट, सो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जो इसका पार्टी का फाउंडर था, द फाउंडर वाज प्लूटार्को एलियास कैलिस। तो जो फाउंडर था उसने इस ऑर्गेनाइजेशन के सारा अपने कंट्रोल में ले आया, एंड अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट थी उस कंट्री की वो भी इस फाउंडर के, जो प्लूटार्को एलियास कैलिस फाउंडर थे, उनके कंट्रोल में आ गई। एंड इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्शंस तो कंडक्ट कराने लगे लेकिन इलेक्शंस रिग्ड होते थे। जो वहां के इलेक्शंस होते थे आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल होते थे, एंड PRI वाज द विनर। अब वो PRI जीतती क्यों थी? ऐसा नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां के इलेक्टोरल लॉज इस तरह से बना दिए गए थे कि सिर्फ और सिर्फ PRI ही जीते, एंड साथ ही साथ इलेक्शंस रिग्ड होते थे, मैनिपुलेट कर दिए जाते थे जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स होते हैं उनके द्वारा। सो जिसके वजह से लोगों को इनका रूल पसंद नहीं आ रहा था, वो जिस मर्जी कैंडिडेट को वोट देकर आए, अल्टीमेटली उस कंट्री में गवर्नमेंट किसकी बनती थी? PRI की, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी की ही गवर्नमेंट बनती थी मेक्सिको में। सो इनके रूल को, प्लूटार्को एलियास कैलिस या फिर इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी का जो रूल था, अल्टीमेटली उसको द परफेक्ट डिक्टेटरशिप के नाम से कहा जाने लगा। एट दी एंड 2000 में जो इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, उसमें PRI पार्टी फाइनली लूज करती है, एंड अभी अगर हम प्रेजेंटली मेक्सिको की बात करें, सो इट इज नो लॉन्गर अ वन पार्टी डोमिनेंट कंट्री, रादर इट इज अ फेडरल रिपब्लिक राइट नाउ। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट कांग्रेस एज अ सोशल कोलिशन। सो आप सभी को पता होगा कि 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी फॉर्म करा था। सो इनिशियली जब कांग्रेस पार्टी बनती है, इसके अंदर मेनली इंग्लिश स्पीकिंग, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास या अर्बन एलीट ही बिलोंग करते थे, बट एक एक करके कांग्रेस का सोशल बेस बढ़ता गया, एंड इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स के मेंबर्स जो थे वो पार्ट इसके बनने लग गए। सो कई सारे ऐसे मेंबर्स भी कांग्रेस के पार्ट बने जिनके बिलीव्स, जिनके ओपिनियंस बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी होते थे, कि अगर एक पॉइंट पे फार्मर्स इस कांग्रेस का पार्ट बन रहे हैं, सो एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। सो पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स एंड विलेजर्स, चाहे गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वर्कर हैं, ओनर है, मिडिल, लोअर या अपर क्लास या अपर कास्ट के लोग हैं, वो सारे की सारे ही कांग्रेस के मेंबर्स थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर प्रोफेशन के इंसान थे या तो मेंबर्स थे, इसमें हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे। सो जो लीडरशिप थी एक एक करके, सिर्फ मेंबरशिप नहीं, जो लीडरशिप थी वो भी कांग्रेस की बढ़ने लग गई, जहां पहले कांग्रेस में सिर्फ अपर कास्ट या अपर कास्ट क्लास प्रोफेशनल्स ही लीडर्स बनते थे, एक एक करके एग्रीकल्चरल बेस्ड लीडर्स जिनका रूरल ओरिएंटेशन था वो भी कांग्रेस के लीडर्स बनने लग गए। सो कांग्रेस बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक ऐसी पार्टी बन गई थी जिसके अंदर हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग थे, चाहे वो
क्लास के बेसिस पे बोले, कास्ट के बेसिस पे बोले, रिलीजन के बेसिस पे बोले, लैंग्वेज के बेसिस पे बोले. सो इट वाज मोर लाइक अ रेनबो लाइक सोशल कोलिशन. सो कांग्रेस के अगर आपको सोशल कोलिशन की बात करें सो आपको यही बताना होगा कि कांग्रेस के अंदर हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग बिलोंग करते थे, फ्रॉम अ फार्मर, अ ट्रेडर, अ बिजनेसमैन, एन इंडस्ट्रियलिस्ट टू अपर क्लास, लोअर कास्ट, हिंदूज, मुस्लिम, सारे कांग्रेस के पार्ट थे. ऑलराइट. So now let us discuss about Congress as an ideological coalition. आइडियोलॉजिकल कोलिशन का मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधाराओं के लीडर्स जो थे वो एग्जिस्ट करते थे. कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि जो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग कांग्रेस के पार्ट बने हैं वो कांग्रेस का ही हिस्सा रह रहे हैं. कोई ऑपोजिशन पार्टी है तो कोई अलग से पार्टी जाकर नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस एक करके एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन की तरह दिखने लगी है. जैसे कि इसके अंदर रेवोल्यूशनरी भी थे, पैसिफिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव्स भी थे, रेडिकल्स भी थे. कंजर्वेटिव्स यानी जो पुराने तरीके के हिसाब से ही चलना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं. एंड रेडिकल्स हो गए जो थोड़े एग्रेसिव वे में चेंजेस लाना चाहते हैं. एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स हो गए, मोर और लेस द सेम, कि एक्सट्रीमिस्ट अगर फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं तो वो नहीं डर रहे वायलेंट मेथड्स को यूज करने के लिए, बट मॉडरेट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो प्रेयर या पिटीशन के थ्रू ही इंडिपेंडेंस को टारगेट करेंगे. एट द सेम टाइम चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, राइट यानी वो आइडियोलॉजी जो रिच को फेवर करती है, तो मोर और लेस कैपिटलिज्म को प्रमोट करने वाले लोग. लेफ्ट आइडियोलॉजी जो पुअर को सपोर्ट करते हैं, डाउन ट्रॉडन को सपोर्ट करते हैं, या ऑल शेड्स ऑफ सेंटर. ये सारे अलग अलग विचारधाराएं हमें कांग्रेस में देखने को मिलती थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इवन आफ्टर दैट. सो इन द प्री इंडिपेंडेंस डेज मेनी ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी जो पार्टीज थी जिनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस होते थे, खुद के रूल्स होते थे, वो भी कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट करती थी, अपनी अलग से पार्टी नहीं बनाती थी. क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म था अपने ओपिनियन को आगे रखने के लिए. सो कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन ऑल्सो एंड इट वॉज अ सोशल कोलिशन ऑल्सो. ये दोनों फैक्टर्स मेजरली रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट फ्यू जनरल इलेक्शंस. ऑलराइट. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द कोलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस. सो कोई भी कोलिशन हो उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं. एक कॉम्प्रोमाइज एंड नेक्स्ट इंक्लूसिवनेस. सो कॉम्प्रोमाइज का मतलब यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई भी डिसीजन ले रही है, कोई भी नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है एंड दे नोटिस कि उसके खुद के लीडर्स, उसके खुद के मेंबर्स या फिर जनरल पब्लिक उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दे आर नॉट वेरी विलिंगली एक्सेप्टिंग दैट पॉलिसी. सो वो उस पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस लाने को रेडी हैं, वो अपने ओपिनियन, अपने लॉ के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हैं, ताकि वो जो लॉ है, जो ओपिनियन है, जो पॉलिसी है, वो इजिली इंप्लीमेंट हो जाए एंड लोग उसको अच्छे से एक्सेप्ट करें एंड उसका फायदा उठा सकें. नेक्स्ट, इंक्लूसिविटी इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी कोलिशन. इंक्लूसिविटी का मतलब कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो हर एक लीडर, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिमाग में रख के, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को उस डिसीजन का पार्ट बनाकर उनसे सलाह मशवरा करके ही वो डिसीजन आगे इंप्लीमेंट होता है, तो आगे पास ऑन होता है, जिसके वजह से जो ऑपोजिशन होती है उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी ऐसे पार्टी को टक्कर देना. क्यों? क्योंकि उनके यहाँ हर एक चीज को ढंग से डिस्कस करा जाता है. Next, anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress. क्योंकि कांग्रेस एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा. सो कोई भी ओपिनियन, कोई भी पॉलिसी जो कांग्रेस में डिस्कस करी जाएगी वो सिर्फ किसी एक एंगल से नहीं बल्कि 10 तरह के एंगल से डिस्कस करे जाते थे. फॉर एग्जाम्पल, जो कांग्रेस के अंदर कम्युनिस्ट लीडर्स थे, अगर उन्होंने कोई एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी तो ऑटोमेटिकली जो सोशलिस्ट लीडर्स है, तो जो सेंट्रिस्ट लीडर्स है कांग्रेस के, वो उसके ऊपर एक अच्छे से डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करेंगे एंड जो भी उसके फ्लॉज होंगे उसको कांग्रेस पार्टी में ही डिस्कस कर लिया जाएगा एंड अल्टीमेटली एक ऐसा लॉ, एक ऐसा पॉलिसी आगे पेश करा जाएगा जो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट, सेंट्रिस्ट एंड बाकी जो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं वो भी उसको एक्सेप्ट कर ले. सो यहाँ पे ऑपोजिशन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो जब क्रिटिसाइज करेंगे किसी भी पॉलिसी को तो वो क्रिटिसिज्म ऑलरेडी कांग्रेस ने अपने यहां डिस्कस करी हुई है इंटरनली. ईदर दे विल हैव अ सॉल्यूशन टू इट और दे विल हैव अ आंसर फॉर दैट क्रिटिसिज्म. ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं पार्टी हैविंग द नेचर ऑफ अ कोलिशन.
हैज अ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो अलग अलग यहाँ के लीडर्स होते हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उनके जो एम्बिशंस, जो डिजायर्स होती हैं, उनको भी अच्छे से अकोमोडेट करा जाता है, जिस वजह से अलग अलग सोच, अलग अलग पर्सनैलिटी रखने वाले लीडर्स जो हैं वो अपनी एक अलग से पार्टी नहीं बना रहे थे 1950s 60s या 1940s के अराउंड, रादर वो कांग्रेस के अंदर ही रहकर अपने आप को ज्यादा स्ट्रांगली एजर्ट करते थे, बिकॉज दे न्यू कि कांग्रेस के अंदर वो अगर अपने आप को ढंग से एजर्ट कर लेंगे, अपना मेटल प्रूव कर देंगे कि हाँ हमारे पॉइंट्स रेलिवेंट है, सो कहीं ना कहीं कंट्री में आगे जाकर यही पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी है, इसी में रहकर इसी के लीडर्स को मना लो कि हमारा जो ओपिनियन है वो ज्यादा अच्छा है एंड इसके हिसाब से ये वाले रूल को आगे बनाया जाए। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कांग्रेस एंड इट्स फैक्शंस। सबसे पहले फैक्शन टर्म के बारे में जानते हैं। इट इज अ पॉलिटिकल टर्म विच रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल बॉडी, पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग तो करते हैं बट उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है उस पॉलिटिकल पार्टी से जिसके वो मेंबर है। सो कांग्रेस का जो ये फैक्शन वाला फीचर था या जो कोलिशन लाइक फीचर था वो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होता है। जो फैक्शंस कांग्रेस के अंदर थे, कुछ तो बने थे आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कि उनकी सोच अलग थी डिपेंडिंग विद द रेस्ट ऑफ द लीडर्स, या कुछ बने थे डिपेंडिंग ऑन पर्सनल एम्बिशंस एंड राइवलरीज, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस फॉर कांग्रेस, ये फैक्शंस कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होते हैं। कैसे प्रूव होते हैं आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सो जो अलग अलग आइडियोलॉजीज के लीडर्स थे, क्योंकि वो कांग्रेस के पार्ट ऑलरेडी थे, जिसके वजह से कांग्रेस के अंदर किसी भी पॉलिसी को हर एक एंगल से डिस्कस कर लिया जाता था एंड कांग्रेस एक अच्छी पॉलिसी बना पाती थी। एट द सेम टाइम ये जो लीडर्स थे ये अपनी एक अलग से इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं बना रहे थे, विद इन द कांग्रेस ही डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते थे, जिसके वजह से ऑपोजिशन कांग्रेस को एज सच कहीं कहीं से नहीं मिल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट जो अलग अलग फैक्शंस थे वो अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करे या तो अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे, जिसके वजह से कांग्रेस एक बहुत ही मेजर ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी की तरह उभर के आने लग गई। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन एक गरीब इंसान, एक अमीर इंसान, एक फार्मर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक वर्कर, एक कंजर्वेटिव सोच रखने वाला, एक रेडिकल सोच कर रखने वाला, ये सब की सब कांग्रेस को वोट डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आइडियोलॉजी रखने वाले इंपॉर्टेंट लीडर्स कांग्रेस के पार्ट है, वो ये सोचकर वोट डाल रहे हैं कि अगर हमारे लीडर ने अपने पॉइंट को अच्छे से प्रूव कर दिया तो उसी हिसाब से नेक्स्ट पॉलिसीज कंट्री में बनने वाली हैं। सो ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, ऑपोजिशन पार्टीज होती थी, ये इन फैक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती थी ताकि जो कांग्रेस पॉलिसीज बनाए वो उनको भी फायदा दे सके। नेक्स्ट, Also, the system of factions functioned as a balancing mechanism within the ruling party। इसका मतलब ये है कि अलग अलग लीडर्स जो है क्योंकि वो आपस में compete कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी लीडर एकदम रिलैक्स नहीं हो सकता है एंड एकदम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकता, उसको हमेशा एक्टिवली काम करते रहना होगा। अदरवाइज जो बाकी लीडर्स है कांग्रेस के अंदर वही उनके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे एंड उनको उस पोजीशन से रिमूव कर देंगे। इसके वजह से कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स हमेशा एक्टिवली अपना काम करते रहते रहे, जिस करके कंट्री का भी ओवरऑल फायदा हो रहा था। सो इसी वजह से ये जो पीरियड था इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट फ्यू जनरल इलेक्शंस हुए उसको कांग्रेस सिस्टम भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इस टाइम पे ना सिर्फ रूलिंग पार्टी बट एक ऑपोजिशन पार्टी के तरह भी फंक्शन करती थी, जिसके वजह से द फर्स्ट डेकेड ऑफ द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इन इंडिया इज रेफर्ड टू एज कांग्रेस सिस्टम। ऑलराइट, सो आई होप अभी तक हमने ये चैप्टर जितना भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये दो क्वेश्चंस है आपके आज के होमवर्क, आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के रखने। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिनली व्हाट वाज द पार्टी सिंबल फॉर कांग्रेस इन द फर्स्ट फ्यू जनरल इलेक्शंस, एंड सेकंड क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। हमने इन टॉपिक्स को कहीं ना कहीं डिस्कस करा है, इसलिए आपका अब आगे काम है कि आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़े एंड इसका आंसर ढूंढ करके रखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लेक्चर 2 का जो होमवर्क था उसको डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन वाज व्हिच पार्टी वॉन द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड क्वेश्चन था विच ऑफ द पार्टी डिड नॉट कंटेस्ट द 1952 इलेक्शंस। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये ढूंढने में मुश्किल हुई होगी, बट मैंने आपको कहा था कि आपके एनसीईआरटी में ये एक इमेज दी हुई है एंड इसके अंदर जो नीचे आपको बार ग्राफ शो हो रहे हैं, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। सो बेसिकली दोनों क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। अगर आप डिटेल में इसको पढ़े, मैंने थोड़ा जूम इन करके यहाँ पे दिखाया है। सो यू विल रियलाइज कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में इट वॉज द कम्युनिस्ट पार्टी जिसको 16 सीट्स मिलती है एंड इट के emerged एज द ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। ऑल राइट, इसी तरह अगर आप चेक करेंगे कौन कौन से पार्टीज जो इस इलेक्शन में लड़े थे, सो यू कैन रीड INC, IND, CPI, SP, KMPP, PDF, GP, HMS एंड अदर्स। इसमें कहीं पे भी आपको PSP यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नाम नहीं देखने को मिल रहा है। रीजन यही है कि ये पार्टी बनी ही 1952 में थी, जिसके वजह से इन्होंने अपना पहला इलेक्शन जो जनरल लोकसभा का जो इलेक्शन होता है जनरल असेंबली का, वो 1957 में कंटेस्ट करा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर PSP था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये 1952 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेंट नहीं थी। ऑल राइट, सो आई होप आपको अभी तक अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहा होगा। हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी अपने प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो किस चीज़ का वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। Keep preparing the notes of the chapter which I am discussing with you and all the best for your exam.